नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत में आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां मुंबई में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है। बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। बीते कुछ दिनों से कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जहां भीषण गर्मी से मुंबईकर परेशान थे, वहां थोड़ी सी राहत इस बूंदाबांदी से उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले खबर आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां के संबल इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से भीषण हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कई लोग मलबे में दब गए हैं। हादसे के बाद प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर जाकर राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुट गई है। महाराष्ट्र के नासिक से किसानों का पैदल मार्च 5वें दिन भी जारी है। अब तक वो करीब 100 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। इस बीच किसानों के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ कई नेताओं से मुलाकात की है। लेकिन इस मुलाकात के बीच भी कई परेशानियों का सामना करते हुए किसानों का पैदल मार्च किस तरह से जारी है, सोहित मिश्रा की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लढण्यासाठी चला रे, घरात बसून वागणार नाही, आता रस्त्यावर चला रे, सरकारला आठवण लावायचा। तपती धूप के बावजूद हौसलों में कोई कमी नहीं है। गाना गाते हुए, हाथ में लाल झंडा लिए और लाल टोपी पहने आदिवासी किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार 5वें दिन मुंबई नासिक हाईवे पर पैदल मार्च करते नजर आए। वामपंथी संगठनों की ओर से आयोजित इस प्रदर्शन में किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम 600 रुपए दे, सभी का प्याज उत्पादक किसानों को दे। आप देखेंगे आदिवासी किसान बड़ी संख्या में आए हैं। जमीन के पट्टे उनके नाम पे होने चाहिए, ये दूसरी प्रमुख मांग है। दूध उत्पादक किसान है, कॉर्पोरेट कंपनियां लगातार दूध उत्पादक किसानों को लूट रही है। हम मांग कर रहे हैं कि एक कानून बने जिससे के चलते उनकी लूट रुके। महाराष्ट्र और विदर्भ में जो बारिश हुई, किसान की फसलें बर्बाद हो गई। हम मांग कर रहे हैं कि इस दयनीय स्थिति में जो बीमा कंपनियां हैं तो उनसे मुआवजा मिले और उन किसानों को कुछ हद तक राहत सरकार की ओर से दे। लगातार सड़कों पर चलने का असर किसानों पर पड़ा है। कई किसानों के पैर सूज गए हैं, कई किसान बीमार और जख्मी हैं। मालजी शिंदे चलते चलते गिर गए, जिसके वजह से हाथ और पैर में उन्हें चोट लगी है। ये चलकर जा रहे थे और पैर इनका स्लिप हो गया, जिसकी वजह से हाथ पर पैर पर इनकी चोट लग गई है, जिसके बाद अभी इनका इलाज चल रहा है। ये अकेले नहीं है। तुमचा नाव सांगा? लक्ष्मण पिठे। लक्ष्मण पिठे का पैर इतना सूज गया है कि वो चप्पल भी नहीं पहन पा रहे हैं। गेले ना तुटले, त्याच्यामुळे चप्पल काढून ठेवले। नाही घालायला होत नाही, घालायला होत नाही। तो इनके पैरों में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से चप्पल भी नहीं पहन पा रहे। इस बीच किसानों का शिष्टमंडल मुंबई पहुंचा, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद किसान नेताओं ने अपने मोर्चे को मुंबई से सटे थाने में रोक दिया है। हमें बुलाया, ये सब बता के तभी हम जाएंगे, अन्यथा हम ये जो लॉन्ग मार्च है वो वही का वही बैठेगा। 4 दिन तक वाट देखे, मुझे इंतजार करेगा, हम इंतजार करेंगे और उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो बम्बई की ओर बढ़ेगा। इन नेताओं का कहना है कि अगर सरकार शुक्रवार को विधानसभा में कोई राहत का ऐलान नहीं करती है तो किसानों का मुंबई की तरफ लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। लगातार 5वें दिन पैदल चलने के बाद अब किसान मुंबई से केवल 90 किलोमीटर दूर वाशिंद पहुंच चुके हैं। यहीं पर अब किसान इंतजार करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ किसान थक कर यहाँ पर सो भी रहे हैं। अब यह तय हुआ है कि सरकार ने आश्वासन तो कई दिए हैं, तो किसान यहाँ पर रुककर सरकार की ओर से जो आश्वासन दिए गए हैं उस पर कोई कदम उठाया जाए, उसके लिए इंतजार करेंगे। अगर वो होता है तो किसान यहाँ से वापस लौट जाएंगे, लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं होता है तो एक बार फिर से किसान यहीं से जो 90 किलोमीटर दूर मुंबई है वहां पर अपने पैदल मार्च को
जारी रखेंगे। वाशिंगटन से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और बारिश के बीच भी किस तरह से किसान पैदल मार्च में टिके हुए हैं, सोहित मिश्रा की इस रिपोर्ट में देखिए। दिन भर तो किसानों की परेशानी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से थी, लेकिन देखिए रात को जहां पर किसानों को रुकना था वहां पर भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद इस तरह से किसान रुके हुए हैं। ये दिन भर चले हैं, थके हुए हैं, सोना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि भारी बारिश हो रही है अलग अलग जगहों पर रुककर वो इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब रुकेगी, जिसके बाद वो अपने बिस्तर को इस खुले मैदान में बिछाकर सो सकेंगे। कोई नीचे ऐसा छुपा हुआ है तो कोई टेम्पो के अंदर रुका हुआ है, और इसी तरह से जो किसान है वो इंतजार करेंगे। अब ये बिन मौसम बारिश के बारे में भी आप समझिए, जो किसान है वो तो परेशान है ही, ऐसे में बिन मौसम बारिश सोचिए जो उपज अभी खेत में है उस पर इसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद किसान नहीं जा रहे हैं। हम किसी से बात भी करने की कोशिश करते हैं। एवढा पाऊस पडतोय, आता काय करणार आहे तुम्ही रात्रभर? आता रात्रभर काय करणार आहे, इथं सरकारने कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे आम्हाला आता काहीतरी उभाच राहणं पडेल। एवढं पाऊस आहे, पावसामध्ये आता कुठं काहीच नहीं। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या करेंगे, बोल रहे सरकार ने कोई सुविधा नहीं किया इसलिए इसी तरह से खड़े रहेंगे जब तक बारिश नहीं जाती है। कोई खाना भी नहीं खाया, जेवण नाही झालंय? नाही ना, जेवण नाही झालं अजून, काहीच नाही झालं। एवढ्या पावसात कसं काय जेवण करायचं? इतने बारिश में किस तरह से खाना खाएंगे, ये सारी मांगे इन किसानों की थी। और ये देखिए ये जो परिश्रम है ये शायद कैमरा में आप ज्यादा नहीं देख पाए, एक स्टोरी आप देख लेते हैं, लेकिन जो दिन भर का संघर्ष होता है तो रात को भी किस तरह से जारी रहता है। इनकी उम्र देखिए, इनकी थकान देखिए, कब से आए हुए हैं, किस तरह के हालात है, बता रहे हैं कि पैर दुख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारी बारिश है। दिन भर चलने के बाद रात को खड़े हैं क्योंकि बैठने की जगह नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। ये खुली आसमान में ये जो किसान है वो रुके हुए हैं। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक कथित परिचित के खिलाफ साजिश रचने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस आरोपी महिला ने खुद को फैशन डिजाइनर बताते हुए अपनी पिता की मदद करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की और नहीं लेने पर धमकाया भी। क्या है ये पूरा मामला, सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अपने बेबाक अंदाज और बयान के लिए जानी जाने वाली अमृता फडणवीस पेशे से बैंकर हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी हैं। अमृता फडणवीस ने मुंबई के मालाबार हिल पुलिस थाने में बुकी अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत 20 फरवरी को दर्ज की गई थी, लेकिन मामला मीडिया में आने और विरोधी दल नेता अजीत पवार के सवाल पूछने पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दावा किया कि उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। आणि बोलता बोलता दादा त्यांनी इस मामले में आरोपी ने कुछ नेता और पुलिस के नाम लिए हैं। मुझे इस बात की भनक थी मेरे परिवार को फंसाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते थे कि आपके परिवार को फंसाने की कोशिश हो रही है। अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। कुटुंबाला ट्रॅप करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक अनीक्षा साल 2015 से 16 में अमृता फडणवीस के संपर्क में आई थी। उसके बाद संपर्क टूटने के बाद साल 2021 में अनीक्षा ने फिर से अमृता फडणवीस से संपर्क करना शुरू किया। खुद को फैशन डिजाइनर बताकर अपने तैयार कपड़े और जेवरात अमृता फडणवीस को पहनने को कहा ताकि उसका प्रमोशन हो सके। अमृता फडणवीस का भरोसा जीतने के लिए अपनी मां पर लिखी किताब का विमोचन भी करवाया। उसके बाद उसने अपने पिता का सट्टेबाजों से संपर्क बताकर उनसे पैसे वसूलने की पेशकश की। तब अमृता फडणवीस ने उसे अपने से दूर कर दिया, लेकिन फिर एक दिन अपने पिता के खिलाफ गलत मामला बनाए जाने की बात कहकर उसमें से बाहर निकलने के लिए रिश्वत की पेशकश की। मेरे पिताजी को छुड़ाने के लिए हम 1 करोड़ रुपया लेने को तैयार है, और उसके बाद कई बातें और कही, और मेरी पत्नी ने उसके बाद उसको ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के 2 दिनों बाद, यानी मोबाइल पर ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के 2 दिन बाद एक अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस और कुछ वीडियोस आए, और उसके बाद उसमें जिन्होंने भेजे थे वो अनिल जयसिंघानी थे कि आपने मेरी बेटी को ब्लॉक किया है, आप अनब्लॉक कीजिए, हमको हमारी सारी केसेस वापस ले लीजिए, और कुछ और डिमांड्स की गई। अनीक्षा का पिता कोई और नहीं, फरार बुकी अनिल जयसिंघानी है। जयसिंघानी पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं।
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी उसके खिलाफ केस कर रखा है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सवाल किया कि अगर गृह मंत्री का परिवार सुरक्षित नहीं है तो राज्य कैसे सुरक्षित रह सकता है। जब उनका परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो महाराष्ट्र को कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये सवाल भी इसमें पैदा होता है। तो हमारा कहना है कि वो आज क्या आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में जांच सामने आएंगी। मामला उठने के बाद गुरुवार को मुंबई पुलिस की एक टीम उल्लासनगर अनिल जयसिंघानी के घर पहुंची और वहां से एक महिला को हिरासत में ले लिया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसके पहले भी एनडीए सरकार के दौरान उन्हें गिरफ्तार किए जाने की साजिश रचे जाने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन ये मामला नया है और शक के दायरे में एक मुंबई पुलिस का पूर्व कमिश्नर भी है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मनीष सिसोदिया की बात करते हैं, जिनकी मुश्किल आज और तब बढ़ गई जब उनके खिलाफ एक और एफआईआर फीडबैक यूनिट के मामले में दर्ज कर ली गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहले सीबीआई और फिर ईडी की गिरफ्त से मनीष सिसोदिया निकले भी नहीं कि सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल 2015 और 2016 में जब मनीष सिसोदिया विजिलेंस विभाग के मंत्री थे तो दिल्ली सरकार के अधिकारियों के कामकाज और भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए विजिलेंस विभाग के तहत एक फीडबैक यूनिट बनाई गई। फीडबैक यूनिट के गठन के बाद में पहली आपत्ति दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर से उठी। इसमें आपत्ति फीडबैक यूनिट के गठन, इसके फंड और जो इसमें 17 लोगों की भर्ती कथित तौर पर की गई थी, इसके ऊपर में उठाई गई। कहा यह जा रहा है कि जो 17 लोगों की भर्ती की गई, इसमें ज़्यादातर पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिटायर्ड हुए लोग थे। विजिलेंस डिपार्टमेंट की इसी शिकायत को उपराज्यपाल के पास भेजा गया और फिर उपराज्यपाल ने इसको सीबीआई को सौंपा और फिर सीबीआई ने जांच करने के बाद अब मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने शुरुआती जांच के आधार पर इस मामले में आरोप लगाए कि फीडबैक यूनिट के गठन में नियमों को ताक पर रखा गया। जिन पदों पर अधिकारियों को रखा गया उनकी मंजूरी उपराज्यपाल से नहीं ली गई, फर्जी बिल पेश किए गए। इस सब के चलते दिल्ली सरकार को 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 सलाहकारों समेत कुल 6 आरोपी बनाए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री का प्लान है कि मनीष सिसोदिया पर कई सारे गलत केस लगाकर उनको लंबे समय तक अंदर रखा जाए। देश के लिए दुखद है। उधर बीजेपी लगातार एफबीयू मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी हुई है। अभी अरविंद केजरीवाल जी इस डर से कूद जाते हैं कि कहीं इस जांच की आंच उन तक न आए, क्योंकि मास्टरमाइंड तो चीफ ही हैं। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चीफ कौन होते हैं? और चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ मनीष सिसोदिया ही अपने स्तर पे ये सारे कांड कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता, चाहे भ्रष्टाचार हो या फिर ये एफबीयू वाला है। सीबीआई का आरोप यह भी है कि फीडबैक यूनिट ने विरोधी नेताओं की जासूसी भी की। हालांकि अभी मामला भ्रष्टाचार का दर्ज हुआ है। इस मामले में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब इस मामले की जांच सीबीआई को 2016 में ही दे दी गई थी तो क्या सीबीआई को इस मामले की प्राथमिक जांच करने में 7 साल का समय लग गया, तभी यह मामला 2023 में जाके फिर से उठा है। खैर जो भी हो, फिलहाल मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार घिरते ही जा रहे हैं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए कथित शराब घोटाला मामले की बात करते हैं, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस की एमएलसी कविता को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंची और अपने वकील के जरिए ईडी को उन्होंने जवाब भेजा। इस बीच ईडी ने उन्हें नया समन भेजा है और 20 मार्च को बुलाया है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। बीआरएस की एमएलसी के कविता को गुरुवार सुबह 11 बजे दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचना था। उससे पहले दिल्ली पुलिस ने कविता का घर छावनी में तब्दील कर दिया। बीआरएस के कार्यकर्ता हंगामा ना करें, इसके चलते के कविता के घर के बाहर धारा 144 भी लगा दी गई। लेकिन 11 बजते ही खबर आई कि के कविता पूछताछ में शामिल नहीं होंगे।
के कविता ने अपने वकीलों के जरिए ईडी को अपना जवाब भेज दिया। उन्होंने ईडी को लिखा, व्यक्तिगत रूप से ईडी में पेश होने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ईडी ने 11 तारीख को हुई पूछताछ में उनका फोन जब्त कर लिया। बिना नोटिस फोन जब्त करना उनकी निजता का हनन है। महिला होने के बावजूद उन्हें पिछली पूछताछ में देर रात तक बैठाकर रखा गया। उनके पास अधिकार है कि वो खुद पूछताछ में पहुंचे या फिर अपना जवाब भेज दें। ईडी के अधिकारी उनके घर में आकर पूछताछ कर सकते हैं। Today I came here with a representation signed by Srimati Kavita to the extent that and they forced her to appear before them in office. ईडी ने भी तुरंत एक नया समन जारी कर के कविता को फिर से पूछताछ के लिए 20 तारीख को बुलाया है। के कविता ने बुधवार को ईडी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर पूछताछ के लिए बुलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 24 मार्च को होगी। 20 तारीख काफी दिलचस्प रहने वाली है। अब देखना होगा कि के कविता को व्यक्तिगत रूप से वहां पर ईडी दफ्तर जाएंगी पूछताछ के लिए या फिर कोई और तकनीकी दांव पेच बता करके अवॉइड करेंगे समन को, क्योंकि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। दिल्ली में सहयोगी राकेश सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई महाराष्ट्र में क्या कोरोना वायरस की वापसी हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई शहर में बीते 15 दिनों में जो कोरोना के एक्टिव मामले हैं उनमें 200% से ज्यादा बढ़त दिख रही है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में बीते 60 दिनों में जो रोजाना मामले हैं उनमें 400% से ज्यादा बढ़त है। ऐसे में इन्फ्लुएंजा के साथ साथ कोरोना का अटैक लोगों को किस तरह से चिंतित कर रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुंबई में कोरोना ने फिर दस्तक दी है। बीते 15 दिनों में कोविड के एक्टिव मामलों में 257% बढ़त दिखी है। 1 मार्च तक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 0.53% थी और एक्टिव मामले थे 47, लेकिन 15 मार्च तक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.71% तक पहुंची और अब एक्टिव मामले 168 हो चुके हैं। महाराष्ट्र का ये बीते 60 दिनों का ग्राफ बताता है कि कोविड के मामलों में 400% से भी ज्यादा उछाल हुई है। देश भर के रोजाना के मामलों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर नजर आ रहा है। मुंबई कोविड टास्क फोर्स अलर्ट पर है। कुछ लैब को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो उसके वेरिएंट चेक करने के लिए, उसके और आगे जीनोम सीक्वेंसिंग चेक करने के लिए टेस्टिंग की जाए। वो ऑलरेडी कर रहे हैं। रिपोर्ट आने में थोड़ा सा समय लगता है, उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग में वो लग रहा है। बट किसी भी तरह का वेरिएंट आए, कोई भी तरह के केसेस आ सकते हैं, आए भी, हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ से लड़ने के लिए। किसी को भी किसी तरह से पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली थोड़े से नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं अगर हम लोग टेस्टिंग करके देखते हैं तो। अदरवाइज पिछले हम लोग 2 हफ्ते से देख रहे हैं मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर सर्दी, जुकाम, बुखार और परसिस्टेंट कॉफ, उसके केसेस डेफिनेटली काफ़ी बढ़े। कोविड-19 के साथ महाराष्ट्र में H3N2 इन्फ्लुएंजा A वायरस के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। बच्चों पर इसका असर बुरा दिख रहा है। कोरोना और H3N2 दोनों के मामलों में उछाल आने से लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन्फ्लुएंजा A और कोविड दोनों ही पेशेंट्स में सिम्टम्स सिमिलर रहते हैं। आजकल कई पेशेंट्स हाई फीवर, खांसी, सर्दी, गले में दर्द, बदन दर्द, वीकनेस के वजह से हमारे पास रिपोर्ट कर रहे हैं और जब टेस्ट करते हैं तो इन्फ्लुएंजा A पॉजिटिव आ रहा है और कई पेशेंट्स में कोविड भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में जिस 23 साल के MBBS छात्र की कोविड-19 से मौत हुई उनमें इन्फ्लुएंजा का H3N2 वायरस भी पाया गया था। भारत में देखें तो रोजाना के कोविड मामलों में बीते 30 दिनों में 8 गुना बढ़त दिख रही है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसके पीछे कोरोना वायरस का वेरिएंट XBB.1.16 हो सकता है, जिससे US, चीन और सिंगापुर जैसी जगहों पर मामले बढ़े हुए दिख रहे हैं और भारत में भी इसकी मौजूदगी बढ़ी हुई नजर आ रही है बीते कुछ हफ्तों में। मुंबई में कैमरा पर्सन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।